चलिए चलिए देखिए, हम सब लोग कृषि विभाग में काम करने वाले कार्मिक हैं और हम सब के ऊपर एग्जैक्टली मेरी पढ़ाई और मेरी नौकरी का जो ऑब्जेक्ट था वो ये था कि फार्मर्स का वेलफेयर हो, किसान के चेहरे पर मुस्कान आए और प्रकृति भी मेरी अच्छी रहे। प्रकृति अगर अच्छी है तो किसान को कोई परेशानी नहीं है, फिर मुझे किसान को कुछ बताना ही नहीं। अगर नेचर अच्छा है, सॉइल अच्छी है, सॉइल के नीचे भूगर्भ जल स्तर अच्छा है, सॉइल में कार्बन रिच है, सॉइल में बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं, मिट्टी के आसपास, खेत के आसपास जंगल है, खेती हो गई। अब किसी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत ना, हमें उन्नतशील बीज की ज़रूरत है, ना किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, ना फसल में कोई बीमारी लगेगी, ना फसल में कोई कीड़ा लगेगा, सब खत्म। मतलब प्रकृति के समृद्ध होने पर हर चीज की समस्या सॉल्व हो गई। किसान का प्रोडक्शन भी अच्छा होगा, बिना लागत के होगा, कोई बीमारी नहीं लगेगा, कोई कीड़ा नहीं लगेगा, कोई फर्टिलाइजर नहीं देना पड़ेगा, इवन खेत में जुताई भी बहुत कम करनी पड़ेगी और पानी भी नहीं लगाना पड़ेगा। जैसे जंगल में ना कोई पानी लगाता है, ना कोई फर्टिलाइजर डालता है, और किसी भी वनस्पति को जंगल में जाके कर देखा ना, कभी घूमा ना। मैंने तो 5 साल जंगल में, 5 साल में 125 दिन जंगल में रहा हूँ। मुझे ना तो किसी भी छोटी वनस्पति, बड़ी वनस्पति, किसी भी झाड़ी में, किसी भी बेल में ना तो कहीं बीमारी दिखी, ना कहीं कीड़ा दिखा। सारी की सारी वनस्पतियां आराम से मुस्कुरा रही हैं। क्यों? प्रकृति अच्छी है। क्या अच्छा है? वहाँ की प्रकृति अच्छी है। 17वीं शताब्दी में हमारे देश के प्रत्येक हिस्से में मेरी प्रकृति अच्छी थी। गांव में जलाशय थे, गांव में खलिहान थे, खलिहान में जंगल था, मेड़ों पर पेड़ थे, मेड़ें मजबूत थीं, वर्षा का पानी रुकता था, चिड़ियाँ थीं, तितलियाँ थीं, मधुमक्खियाँ थीं, केंचुआ था, मेंढक था। तो किसान को कुछ भी नहीं देना पड़ता था। जोत दो और बो दो, जोत दो और बो दो और काट लो, ना फर्टिलाइजर, ना पेस्टिसाइड, ना सिंचाई। क्यों? प्रकृति समृद्ध थी। 17वीं शताब्दी में किसी ने कहा है, बहुत सारे इतिहासकार विदेशी, एक का अंगस मेडिसन का तो मैं सुना हूँ, तब भारत की 17वीं शताब्दी में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। आज तो मोदी जी खींच खांच के चौथे पायदान पर लाए। बहुत प्रयास किए, तब कुछ प्रयास ही नहीं था। हम मुगलों के गुलाम थे। सुन लेना, यहाँ मुगलों का शासन था, उसके बावजूद मेरी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। दुनिया का सबसे ज्यादा खाद्यान्न मैं पैदा करता था। कारण क्या था? प्रकृति अच्छी थी। ठीक है ना? माने कि हमारे जीवन की खुशियां हो, हमारा स्वास्थ्य हो, हमारी खेती हो, हमारी समस्याएं हो, गांव से पलायन हो। अगर सारे के सारे मुद्दों को सॉल्व करना हो तो एक ही विनोद कुमार चांद के मुंह से निकलेगा, प्रकृति को समृद्धशाली बना दो, फिर देश में कोई समस्या नहीं है। लेकिन अभी क्या है? अगर जब देश में कोई समस्या नहीं होगी तो लोगों के धंधे कैसे चलेंगे? अगर आदमी बीमार नहीं होगा तो चिकित्सा विज्ञान का इतना बड़ा सेटअप कैसे चलेगा? अगर किसान को समस्या नहीं होगी तो फर्टिलाइजर की, पेस्टिसाइड की, रोटावेटर की, समर बनाने की और बेचने वालों की इंडस्ट्री कैसे चलेगी? अगर सारे लोग ज्ञानी होंगे तो महात्माओं की धंधा कैसे चलेगा? तो जहां ज्ञान है वहां कोई समस्या, और जहां अज्ञान है
वहां अनेक समस्याएं हैं, समस्याओं का कोई सॉल्यूशन नहीं है। बस अंधेले में लठ मारते रहो, लूटते रहो, लुटते रहो। ठीक है ना? तो मैं आपको क्लासरूम से यहाँ इसलिए लाया कि देखिए मेरे साथ कुछ नहीं है, खेती बिल्कुल सरल है, बिल्कुल आसान है। एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट केवल समझना है। नंबर एक तो ये मेरे हाथ में ये क्या है? ये ह्यूमस, समझना, एक पदार्थ है ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब है इसमें कार्बनिक पदार्थ भी हैं, कार्बनिक पदार्थ से कार्बन में कन्वर्ट हो चुके पदार्थ भी हैं। इसमें धरती में पाए जाने वाले अनेकानेक प्रकार के जीवाणु भी हैं और इस पदार्थ में मरे हुए जीवाणुओं के अंश भी हैं, जिसको क्या कहते हैं? ह्यूमस। ह्यूमस का मतलब 4 चीजें हैं, कार्बनिक पदार्थ भी है, कार्बन भी है, जीवाणु भी हैं और जीवाणुओं के डेड सेल भी हैं। इसका नाम है ह्यूमस। तो जमीन में ह्यूमस कैसे रिच कर दिया जाए? अगर जमीन में ही ह्यूमस रिच है तो अब फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है, पानी की जरूरत नहीं है, कोई फसल में बीमारी गारंटी के साथ कोई बीमारी नहीं लगेगी, कोई फर्टिलाइजर देना नहीं पड़ेगा। क्योंकि ह्यूमस अगर रिच है, 1% से अबव है, तो कोई सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इतनी मजबूत है कि सिंचाई की भी जरूरत। जैसे आज देश का किसान कहता है साहब मेरी जमीन का पीएच बढ़ गया है, साहब मेरी जमीन का पीएच घट गया है, साहब मेरी जमीन के नीचे जो बरसात का पानी होता है जमीन सोखती नहीं है। कुछ किसान कहते हैं साहब पानी बरसता है और सब साफ हो जाता है, मेरी फसल बढ़ती नहीं है, हमारे यहाँ नेमेटोड्स है। मतलब अनेक समस्याएं गिनाएगा। खेती में देखिए कितने प्रकार की फसलें, हर फसल में 2-3 प्रकार की बीमारियां, हर फसल में 2-3 प्रकार के इंसेक्ट। तो बीमार समस्याएं कितनी होगी? अनंत। अनंत नहीं है, क्योंकि अनंत तो आपको समझ में नहीं आएंगे। कंफ्यूजन, बोले टमाटर का मोजैक, पपीते का मोजैक। मोजैक इज मोजैक, टमाटर में हो चाहे पपीते में हो। ठीक है ना? हमें समझना ये है कि ये जो निगेटिव पैथोजन है ये हावी कैसे हो गए। सीधा सीधा, क्योंकि नेचर में मैंने बताया जंगल में कोई बीमारी नहीं है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहाँ काजल ऑर्गेनिज्म नहीं है, हैं। लेकिन उनको कौन नियंत्रित कर रहा है? ये जीवामृत के जीवाणु, बेनिफिशियल माइक्रोब्स। तो बेनिफिशियल माइक्रोब्स अगर जमीन में हो गए तो निगेटिव पैथोजन को वो वहीं निपटा देते, तो रोग लगने का कोई कारण बचा ही नहीं, तो बीमारियां खत्म। अगर ह्यूमस बढ़ गया 1% से ज्यादा, तो सीएन रेशियो जानते हो? जैसे 2 हेक्टेयर जमीन की मिट्टी का वजन होता है 20,000 कुंटल। अगर 1% ह्यूमस है तो यानी कि 200 कुंटल कार्बन है, और 200 कुंटल कार्बन का मतलब जीवाणु है, तो 200 कुंटल कार्बन में से 20 कुंटल एनुअली न्यूट्रिशन जो फसलों को चाहिए वो निकलेगा। 200 कुंटल में 20 कुंटल न्यूट्रिशन निकलेगा। खरीफ में, रबी में, जायद में, टोटल है ये पूरे साल का। फसलों की डिमांड इससे कम है। जितना सॉइल न्यूट्रिशन रिलीज कर रही है, आपकी खरीफ की धान, रबी का गेहूं, जायद का उर्द, उनकी डिमांड मुश्किल से मुश्किल 14-15 कुंटल है, लेकिन जमीन के पास कितना? 20 कुंटल है। तो फर्टिलाइजर की क्या जरूरत है? और इस ह्यूमस में समस्त पोषक तत्व हैं, भोजन का स्वाद भी बढ़ाएंगे, भोजन की पौष्टिकता भी बढ़ाएंगे। तो फर्टिलाइजर का खेल। कार्बन रिच है, तो जमीन इतनी सॉफ्ट है, जीवाणु हैं कि जो 4 जुताइयां करनी पड़ती, एक ही बार जोत दो, सॉइल पल्वराइज हो गई, बीज बो दो, तो 3 जुताइयों का खेल। सॉइल में कार्बन है तो उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रिच है, तो
जो चना मटर मसूर में पलेवा करना पड़ता है, एक पानी देना पड़ता, पानी का भी काम खत्म। देखा जाए तो अगर मैं खेती में थोड़ी सी समझदारी दिखाऊं, और समझदारी क्या है, प्रकृति को माँ मान लो कि वास्तव में सारा खेल प्रकृति रूपी माँ का ही है। अगर प्रकृति रूपी माँ समृद्ध है, मैं उसको ठीक रखता हूं, तो प्रकृति का वादा है, समझ लेना, अगर मैं माँ के प्रति वफादार हूं तो माँ का वादा है कि बेटा तुम्हारे जीवन में कोई दुख तकलीफ मैं आने ही नहीं दूंगी। इतनी आध्यात्मिक माँ है वो, कोई कष्ट आएगा ही नहीं। ना आपकी भैंसिया बीमार होगी, ना आप बीमार होगे, ना आपकी फसल बीमार होगी। लेकिन अभी जानते हो क्या है, अभी 3 इंडस्ट्री, एग्रीप्रेन्योर की इंडस्ट्री, एनिमल की इंडस्ट्री, एनिमल मतलब पशुओं की बीमारी का जो दवा दारू बन रहा है उसका इंडस्ट्री, और ह्यूमन हेल्थ की इंडस्ट्री। इतना बड़ा नेक्सस, इतना बड़ा कारोबार है कि कुछ मत पूछो। ये लोग नहीं चाहते कि किसान इस बात को समझे, और हम लोग जाने अनजाने उन्हीं के शिकार हैं, जाने या अनजाने। हम सब लोग गांव से आते हैं, किसान के घर के बेटे हैं, पाला बदल लिया। हमको क्या करना है, क्योंकि एक्सटेंशन में है, किसानों से मुलाकात होती है, कभी गांव जाते हैं, तो हमको उनको ये चीज़ें बतानी है कि भैया, चाचा, दादा, मामा, फूफा, कुछ नहीं करना है। तुम कर्जा है ना 3 लाख का, अभी चुटकी बजाते 1 साल 2 साल में पूरा कर्जा निपाट देता हूँ। कैसे? हमको केवल 3-4 चीज़ों पर बात करनी है। एक तो है ये गोबर, ये मेरे हाथ में क्या है, गोधन, गोबर कह लो। अब जैसे पशु नहीं है, जिसके पास पशु हैं, तो ये गोबर कहाँ से आया है? पशुओं ने गोबर कैसे दिया है? रेजिड्यू, जो फसल अवशेष आपने पशु को खिलाए, पशु ने वो खाया और गोबर कर दिया, इसका नाम है गोबर। अब जैसे कुछ किसान कहेंगे देश में साहब गोबर तो हमारे पास है ही नहीं, गैया भैंसिया है ही नहीं, तो कोई बात नहीं, तुम्हारा भूसा तो है, पराली तो है, वो गोबर ही मानो। गोबर के साथ पराली के साथ क्या है कि ये चूंकि पेट में गई, कुछ प्रोसेस हुआ तो ये टूट गई, वो कार्बनिक पदार्थ टूट चुका एक बार, अब इसके विघटन की क्रिया थोड़ा जल्दी होगी, इतना ही तो अंतर है। अब इसी गोबर को किसी ने क्या किया, वर्मी कंपोस्टिंग, इसी गोबर को केचुआ को दे दिया, बेड बनाई। ये नौटंकियां हैं, मैं बता रहा हूं आपको, ये सिर्फ गुड्डे गुड़िया का खेल खिलाया जा रहा है किसान को। केचुआ तो खेत में होता था, खेत में जो कार्बनिक पदार्थ था उसको खा करके वहीं वर्मी कंपोस्ट बना देता था। वो वाला केचुआ तो मैं पेस्टिसाइड डाल के मरवाया, और फिर नौटंकी क्या कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट बनाओ, आइसिना फेटिडा लाओ, बेड बना लो। तो चलिए मान लो इस गोबर में जो वैल्यू है, वैल्यू कितनी है, जो फसल अवशेष में वैल्यू थी वही तो गोबर में वैल्यू है। इसी को केचुआ ने खाया, वीट कर दिया, उसको बोले वर्मी कंपोस्ट है। बोले वर्मी कंपोस्ट तो बहुत अच्छी चीज है भाई साहब, वर्मी कंपोस्ट डालो। अगर सब्जियों की खेती करते हो 5 कुंटल प्रति एकड़ वर्मी कंपोस्ट डालोगे तो फिर देखना चमत्कार। तो क्या हुआ, 800 रुपया कुंटल वर्मी कंपोस्ट लोग बेचने लगे कि नहीं? मुद्दा क्या है, एक किसान ने 2 कुंटल वर्मी कंपोस्ट लिया 1600 का, 1600 में तो 1 ट्राली गोबर आ रहा था। देखना आप, जगलर किसान का गोबर की वैल्यू कम कर दी गई वर्मी कंपोस्ट में। इस योजना में, इस टेक्नोलॉजी में जो वर्मी कंपोस्ट बनाए उसको लाभ दिया गया। किसान को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस शुरू, और जितने भी लोग वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस कर रहे हैं, फिर बता दो, वर्मी कंपोस्ट नहीं देते किसी को, वही घूरा से छान करके, वो तो उनकी एक डिस्प्ले यूनिट होती है केवल दिखाने के लिए।
लेकिन जब आप उनसे मांगोगे 25 क्विंटल दे दो तो घूरा छान करके बोरियों पैक करके, यानी चोरी चमारी का किस्सा बहुत जबरदस्त है। चारों तरफ चोरी चोरी चोरी, लूटो, कैसे किसानों को लूटोगे, यही तो चल रहा है? हम कई बार कहते हैं अगर किसान को हम सब लोगों ने मिल करके लूट लिया, मतलब जो सिस्टम है, हम सिस्टम ने किसानों को लूटा और किसान ने प्रकृति को लूटा, फिर बचा क्या? कहानी खत्म हो गई। अब ना कोई स्वस्थ रहने की कामना करे, ना कोई सुखी रहने की कामना करे। अब कानून व्यवस्था की स्थिति भी लचर पचर, आप कितना भी शक्ति दे लो लेकिन वो कानून व्यवस्था सुधर नहीं सकती, क्योंकि कागज के नोट की भूखी है दुनिया। ठीक है ना? तो मैं आपके सामने सिर्फ 2 चीजों को डिस्प्ले कर रहा हूं, सिर्फ 2 चीजों को। पहली चीज है जीवामृत। ये जीवामृत बना बनाया है, मेरी अनेक वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हैं, एक नहीं अनेक। जीवामृत कैसे बनता है? जैसे मैंने बोला ये ह्यूमस है, जीवांश कार्बन जिस मिट्टी में है उससे ह्यूमस नहीं बनेगा, ध्यान रखना। क्यों? जीवांश कार्बन में मरे हुए जीवों के अंश हैं और कार्बन है, वहां जिंदा जीव की कोई डिफिनीशन। जीवामृत तो बनेगा लिविंग टिश्यू, लिविंग से, जो लिविंग माइक्रोब्स है उससे, तो वहां तो लिविंग है नहीं। तो जंगल की मिट्टी लानी है। अब जैसे मेरे पास ये जंगल की मिट्टी है, तो अभी एक दिन बना के दिखाया, तो ये ड्रम नया है, अभी ये प्रोसीजर में है। 8-10 दिन पहले पानी के कलर से तो थोड़ा चेंज हुआ है ना, ये पानी का कलर नहीं है ना, कलर इसका थोड़ा सा चेंज हुआ है। अभी मैं हिला देता हूं तो और चेंज होगा। ये कलर आ गया। 5 दिन हो गए, 5 दिन पहले ऐसे कुछ पिछला बैच जो था उनको मैंने बनाना सिखाया। 200 लीटर पानी भरा, 10 किलो जंगल का मिट्टी डाला और चीनी डाला, ये बन चुका। तो किसानों को अगर आपने ये बता दिया कि भैया सुनो, कुछ भी खेती कर रहे हो, अगर एक बार जीवामृत को सही से बना के डाल दिया ना, तो तुम देख लेना डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर का काम खत्म। नाइट्रोजन में देने की बात करता हूं, क्योंकि मैंने बोला सॉइल में कार्बन है 0.3। अब बोया उसने धान या बोया गेहूं, तो गेहूं की जो रिक्वायरमेंट है नाइट्रोजन की, वो उस 0.3% कार्बन से मीट आउट नहीं हो पा रही, तो वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होगी। वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया कम होगी, तो जितना यील्ड मिलना चाहिए नहीं मिलेगा। तो मैं किसान से क्या कहता हूं, अगर जीवामृत सही से बना लिया, जीवामृत सही समय पर डाल दिया, तो अब आप भूल जाना कि दुनिया में कोई डीएपी और पोटास और सल्फर नाम की वस्तु होती, कुछ की जरूरत ही नहीं है भाई। लेकिन हाँ, 2 साल 3 साल तक नाइट्रोजन देते रहना। कब तक देते रहना? जब तक उसमें कार्बन की मात्रा ये 0.6 तक ना पहुंच जाए। पहुंचानी तो इसको अल्टीमेटली है 0.1% तक। ठीक है ना? अब ये जीवामृत किसी ने डाला तो गेहूं में तो कोई बीमारी आती नहीं है। धान में अगर कोई सॉइल बोर्न बीमारी है, गन्ने में कोई सॉइल, मतलब किसी भी फसल में कोई सॉइल बोर्न बीमारी है और किसान ने जीवामृत डाल दिया, तो ये मान लीजिए अब उसके खेत में कोई सॉइल बोर्न बीमारी नहीं आएगी, तो उसको फंजीसाइड से छुटकारा मिल गया। एक जीवामृत। दूसरा है मित्र, ये नीम की पत्ती। जैसे आज देश में फल वाले किसान, सब्जी वाले किसान बहुत सारे हैं, तो उनके लिए क्या बिकता है बाजार में कि फूल अच्छे आएंगे, फल अच्छे आएंगे, फल की सेटिंग अच्छी होगी, इसके लिए ये डालिए, इसके लिए ये डालिए,
जिब्रेलिक एसिड डालिए, ओलिक एसिड डालिए, फल्विक एसिड डालिए, ह्यूमिक एसिड डालिए, ग्रोथ प्रमोटर, इस प्रकार के है ना पदार्थ बाजार में भरे पड़े। और किसान भी साला टमाटर वाला, भिंडी वाला, करेला वाला, कद्दू वाला, ये वाला, वो वाला, सेव वाला, अंगूर वाला, सब हजारों हजार लाखों लाख रुपए की ये सब डाल रहा है। कुछ नहीं यार, 1 एकड़ का किसान है और मान लो 4,000 रुपए का जिब्रेलिक एसिड, ओलिक एसिड, फल्विक एसिड, गुड़ प्रोट डालता है। 30 किलो नीम की पत्ती कितनी? 1 एकड़ के लिए बता रहा हूं। अगर 1 एकड़ का किसान है और टमाटर, मिर्चा, बैंगन, सेव, अनार, कद्दू, करेला कुछ भी करता है तो 30 किलो नीम की पत्तियां, इनको क्रश करना है, कुट्टी मशीन में काट लो, तोड़ दो, मरोड़ दो, डंडे से पीट पाट दो और इस ड्रम में डाल दो। कितना? 200 लीटर के ड्रम में 30 किलो नीम की पत्ती क्रश करके डाल दो। और क्या डाल दो? 30 किलो ये गोबर डाल दो। कितना हो गया? 30 किलो नीम की पत्ती, 30 किलो गोबर। और क्या डाल दो? 3 किलो, केवल 3 किलो ये गुड़ डाल दो। 63 किलो हो गया। कम से कम 63 लीटर पानी डाल दो। और अगर 63 लीटर पानी डाल करके इसको डंडे से कुछ कर रहे हो, नहीं समझ में आ रहा, तो 10-12 लीटर और डाल दो। मिनिमम पानी कितना? 63 लीटर। मैक्सिमम पानी की कोई लिमिट नहीं, पूरा ड्रम भर दो साले को। बेटा ड्रम 200 लीटर का है। 200 लीटर के ड्रम में 30 किलो गोबर, 30 किलो नीम की पत्ती, 3 किलो गुड़ डाला, 63 लीटर हो गया। अब चाहो तो इसमें 63 लीटर पानी डालो, 80 डालो, 63 मिनिमम। और इस ड्रम को धूप में रख दो, भयंकर धूप। धूप की इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही जल्दी बनेगा। जैसे मई जून के महीने में कितने दिन में बन जाएगा? 5 दिन में। मार्च अप्रैल के महीने में बन जाएगा 7 दिन में। जनवरी फरवरी के महीने में बनेगा 12 दिन में। मतलब सिंपल सा है कि धूप की इंटेंसिटी जितनी फास्ट होगी, तो अब मोटा कहें तो गर्मियों में बनेगा 6-7 दिन में, सर्दियों में बनेगा 12-15 दिन में। 12-15 दिन में बन गया। अब क्या करेगा किसान? बगल में एक दूसरा ड्रम रखा उसने, जैसे इस ड्रम में मान लो बन गया, बगल में एक और ड्रम रखा है, 1 एकड़ में स्प्रे करने जा रहा है। तो एक ड्रम ये रखा है, इसमें कितना पानी भरेगा? 160 लीटर। कितना? 160। और इस ड्रम में जो लिक्विड है उससे 1/3 मात्रा निकालेगा। ये जो 30 किलो नीम की पत्ती, 30 किलो गोबर, 3 किलो गुड़ है, वो 1 एकड़ में 3 स्प्रे के लिए है। तो इससे 1/3 मटेरियल निकाल के मग्गे से इसमें डाल दिया, डंडे से हिला दिया, 12 घंटे के लिए छोड़ दिया। तो क्या होगा? इसमें जो सॉलिड पार्टिकल थे वो सब नीचे सेटल्ड हो जाएंगे। कुछ 2-4% फिर भी सस्पेंस में रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम चीजें नीचे। अब इसको क्या किया? मार्किन का कपड़ा लिया और छन्ने से, मार्किन के कपड़े से मग्गे से डाल करके छान लिया और 1 एकड़ में मैंने स्प्रे मार दिया। फसल, कोई भी फसल हो, ठीक है ना। अगर फसल चिकनी पत्ती की है, मतलब प्याज है, लहसुन है, अरबी है, जिनकी लीफ शार्प होती है, तो वहां पर क्या करेंगे? एक टंकी जो पीट वाली है ना, 50 ग्राम गुड़ उसमें घोल लिया करेंगे, या 5 ग्राम निरमा डाल लिया करेंगे, ताकि वो पत्ती पर चपक जाए। अगर पत्ती शार्प नहीं है, रफ पत्ती है, तो वो भी करने की जरूरत नहीं है। क्या काम होगा इससे? देखिए इससे कितने काम होंगे। एयरबोर्न डिजीज जो उड़ के आने वाली थी वो नहीं आएगी। रस चूसने वाला, पत्ती काटने वाला कीड़ा नहीं आएगा, क्योंकि टेस्ट वैल्यू चेंज हो गई इस पत्ती की, क्यों रस चूसेगा। ठीक है। फल फूल अच्छे आएंगे, फल की सेटिंग अच्छी होगी, फल चमकदार होगा, उसकी कीपिंग क्वालिटी 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएगी।
ये टमाटर किसी किसान ने तोड़ा, रात में बेचारे ने तोड़ा, सुबह मंडी नहीं बिका तो वो मुलायम हो जाता है। लेकिन अगर जीवामृत डाला है, संजीवनी भी डाला है, तो उसका टमाटर 3 दिन ना बिके, मंडी सस्ती है तो 3 दिन ना ले जाए, चौथे दिन ले जाएगा तब भी टमाटर वो फ्रेश ही नजर आएगा। तो यानी कीपिंग क्वालिटी उसकी बढ़ जाएगी। क्या लगा किसान को? 1 एकड़ में, सुनना, अभी सब्जी का किसान मिर्च का, बैंगन का, टमाटर का, ये जो सब्जियां करता है, फल करता है, वो मिनिमम से मिनिमम 30,000 प्रति एकड़ का पेस्टिसाइड डालता है, और अधिकतम की मात्रा तो 1 लाख तक पहुंच चुकी है। हमने अगर किसी किसान को ये टेक्नोलॉजी बताई कि चाचा अगर आप जमीन में जीवामृत डालेंगे तो भूमि जनित बीमारियों की छुट्टी, और उसके बाद अगर आप संजीवनी खाद डालेंगे तो एयरबोर्न बीमारियों की छुट्टी, और पत्ती काटने वाले कीड़े से छुट्टी, और फल फूल अच्छे आएंगे। तुम्हारे 70,000, 30,000, 25,000, 15,000, आई डोंट नो अलग अलग क्षेत्र में क्या डाल रहा था बेचारा, 15,000, 20,000 किसान का बच गया। लगा क्या? ये 200 लीटर 1 एकड़ की बात करेंगे तो 1 एकड़ जीवामृत चाहिए केवल 20 लीटर, तो 20 लीटर जीवामृत बनाने के लिए 2.25 किलो, 3 किलो चीनी लगा था, तो कितना लगा? 100 रुपया। 1 एकड़ के लिए अगर ये बना रहा है संजीवनी खाद तो 3 किलो गुड़ लगा, कितने का? 150 रुपए का। गोबर घर का है, नीम की पत्ती बाग बगीचों से है, 1 ड्रम खरीदना है जो कंटिन्यू चलेगा। यानी एक किसान 1 एकड़ जमीन में यूरिया इतना, डीएपी इतना, फास्फेट इतना, जिंक इतना, फिर पेस्टिसाइड इतना, जो किसान 30,000, 35,000, 40,000 रुपए खर्च करता था, सिर्फ 250-300 रुपए में थोड़ा सा श्रम करके, अब अगर उसका भिंडी, टमाटर, करेला, मिर्चा सस्ता भी बिकेगा तो घाटा तो नहीं होगा, आत्महत्या करने वाली स्थिति तो नहीं आएगी। लेकिन कई बार मित्र किसान समझ लेना, टमाटर का किसान, गोभी का किसान, अभी लेटेस्ट पिछले साल की घटना, टमाटर बिका 1 रुपया किलो, किसान बर्बाद हो गया। गोभी को खेत में जोतना पड़ा, केला आज की तारीख में 200 रुपया कुंटल रेट है, वो बर्बाद हो गया किसान। ऐसे कई बार अवसर आते हैं कि किसान बहुत मेहनत के साथ कुछ करता है बेचारा, कि 2 लाख की फसल होगी, बिटिया की शादी होगी, बच्चे का एडमिशन होगा, और फसल का रेट इतना तेजी के साथ धड़ाम से गिरता है, तो हम क्या कर सकते? मार्केट हमारे बस में। लेकिन हाँ, अगर किसान का जो 1 लाख रुपया, 50,000 रुपया खेती को करने में खर्चा हो रहा था, तो वो बचाना हमारे बस में है। तो हमने अगर उसका वो बचवा दिया, फिर कोई चीज़ सस्ती हो गई तब भी उसको घाटा नहीं हुआ, उसने भी महसूस किया कि सर आपने तो कमाल कर दिया, हमारी तो किस्मत खुल गई। तो मैं अंदर आपको क्या बताया? केवल और केवल ज्ञान, खेती का ज्ञान, खेती का ज्ञान ही दिलाएगा किसान को कर्ज से मुक्ति। खेती का ज्ञान ही आप किसी भी मनुष्य को अस्पताल जाने से रोक सकता है। ज्ञान नहीं है तो फिर अज्ञान, और दुनिया चाहती है कि किसान अज्ञान में फंसा रहे। और किसान क्या, जैसे हम लोग तो पढ़े लिखे नौकरी करते हैं, तो चिकित्सा विज्ञान भी क्या चाहता है कि आप लोग भी अज्ञान में फंसे रहो ताकि हमारा भी धंधा चलता रहे। तो यहाँ तो सबको अपने अपने धंधे की, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है कि वहाँ धंधा नो धंधा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। खेती कहती है कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे माँ पार्वती, मैं ये चाहता हूं कि इस धरती पर जितने भी प्रकार के जीव जंतु रहते हैं सभी सुखी और निरोगी रहें। लेकिन एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी, अज्ञान क्या कहता है? ये नहीं, चूहे को मत रहने दो, इल्ली को मत रहने दो, दीमक को मत रहने दो, इसको मत रहने दो, इसको मत रहने दो, इसको पेस्टिसाइड डाल के मार दो, इसको हथियार से मार दो, इसको बंदूक से मार दो, सबको मार दो, केवल हम रहें। तुम रह के हम बाजा बजाओगे?
भगवान बेवकूफ था? बोलो, रचनाकार जिसने 84 लाख योनियों की रचना की, वो बेवकूफ था? अगर बेवकूफ नहीं था तो उसकी रची हुई रचनाओं को क्यों पेस्टिसाइड डाल करके मार रहे हो? हम पढ़े लिखे हैं, मनुष्य हैं, हम ज्ञानावतार के प्राणी हैं। हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है कि प्रकृति की व्यवस्था को आत्मसात करें, उसको समझें। प्रकृति की व्यवस्था को जानने का नाम ज्ञान है। फिर मैं बता दूं, दुनिया में अगर जितनी भी किताबें, सब किताबों में आग लगा दो, लेकिन मनुष्य अगर अपने अंतःकरण से, अपनी आंखों से प्रकृति की व्यवस्था को जान गया तो ज्ञान हो गया। और नहीं ढूंढते रहो किताबों में कहाँ ज्ञान है, कहीं ज्ञान मिला? अज्ञान है। अब जैसे मैंने बोला, किताबें अज्ञान का भंडार हैं, तो बहुत सारे लोग बुरा मान जाएंगे। तो मैं उसको सिद्ध कर देता हूं कि जब से किताबें लोगों ने पढ़ी, तभी से धरती का सत्यानाश हुआ, तभी से गरीब की समस्या आई, तभी से खेती की समस्या आई, तभी से लोग बीमार हुए। हमारे फोर फादर तो नहीं पढ़े थे ना किताबें, तो हर चेहरे पर मुस्कान थी। क्यों? ठीक है, तो चलिए, तो ये तो मित्र हो गई संजीवनी खाद। अब समस्या जीवामृत। जीवामृत के लिए क्या करना है? मैं जैसे यहां से कोई ले जाता है तो मैं एक बाटल देता हूं। यहाँ कोई भी किसान आता है तो 5 लीटर तक मैं निःशुल्क देता हूँ। 5 लीटर ले जाइए, एक ड्रम में डालिए, पानी भरिए, जितनी जमीन हो। अब 2 एकड़ जमीन है तो 50 लीटर बनाना है, 5 एकड़ जमीन है तो 100 लीटर बनाना है, 10 एकड़ जमीन है तो 200 लीटर बनाना है। चूंकि 1 एकड़ में चाहिए हमको 20 लीटर। तो किसान यहां से जीवामृत ले जाए, एक ड्रम में डाले, और अगर 20 लीटर बनाना है तो 2.25 किलो चीनी, 200 लीटर बनाना है तो 28 किलो चीनी, यानी कि 10 लीटर पर 1400 ग्राम चीनी या 1400 ग्राम गुड़, कुछ भी चलेगा। 10 लीटर पर 1 किलो 400 ग्राम चीनी या 1 किलो 400 ग्राम गुड़। अब तय कर लो कि 100 लीटर है कि 90 लीटर है कि 500 लीटर है। अब जैसे बहुत दूर दूर के किसान हैं, हर आदमी चिरगांव झांसी नहीं आ सकता। अभी जैसे ये सज्जन आए हैं, कौन सा, सिवनी है, सिवनी जिला से, तो वो किसान अपने जंगल में जाए, आपके आसपास जंगल होते हैं, और जंगल से इस प्रकार का ह्यूमस बटोर लाइए। मैं फिर बोलूं कि जिन पेड़ों के नीचे ढेर सारा मलबा पड़ा हो जंगल में, मतलब पत्तियां, फल, तने सड़े गले, कोई हटाता नहीं, झाड़ता नहीं, फेंकता नहीं, ऐसा प्लेस खुज गया, उस मलबे को हटाओ। उसके नीचे से जब मिट्टी लोगे तो इसी प्रकार की आपको मिट्टी भी बिल्कुल पल्वराइज, खुरपी को उठाने की जरूरत ही नहीं, हाथ से बटोर लेना वो मिट्टी लाया, इस ड्रम में डाला, कितना, 10 किलो। अब कितना बनाना है अपना तय करो, 50 लीटर, 100 लीटर, 200 लीटर, 500 लीटर, तो जितना भी बनाना उसके हिसाब से चीनी। डेली इस प्रकार का पंजा ऐसे ऐसे हिला दिया, डेली एक बार। हिलाते क्यों हैं मित्र? हिलाते इसलिए हैं कि ये जो माइक्रोब्स इस मिट्टी में हैं वो वाटर की ऑक्सीजन से जिंदा हैं। अब अगर मैंने इसको टच नहीं किया, मिट्टी डाल दिया, चीनी डाल दिया, एक बार हिला दिया, फिर छोड़ दिया 10 दिन के लिए, क्या होगा? इसमें जो ऑक्सीजन, एक वक्त आएगा जब इस पानी में ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाएगा, तब इस माइक्रोब्स को कोई ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो इनका मल्टीप्लिकेशन रेट डाउन हो जाएगा और ये मरने की भी गुंजाइश है। तो इसलिए जब हम इसको ऐसे हिला देते हैं, जब हिलाया तो क्या हुआ, नीचे का पानी ऊपर, ऊपर का पानी नीचे जब हुआ तो इसमें ऑक्सीजन लेवल, इसलिए हिलाते हैं। अब किसी ने कहा क्लॉकवाइज, ऐसा कुछ नहीं। ये 25 दिन में, 30 दिन में, 40 दिन में, अगर मिट्टी कम है, मटेरियल पानी ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर मिट्टी 10 किलो है, हम 30 ही किलो बना रहे थे, तो मुश्किल से मुश्किल 4 दिन में बन जाएगा। क्योंकि बैक्टीरिया, इसमें जो माइक्रोब्स, उनका मल्टीप्लिकेशन रेट जो है, वाटर ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा समय लेगा, पानी कम है तो थोड़ा कम समय लेगा।
बहरहाल जब बनने की पहचान ये, अगर चीनी डाली है तो इस कलर का निकल करके एक पहचान कलर की, दूसरी पहचान है इसमें मैंने हाथ डुबोया, सूंघा तो एक स्मेल आई तीक्ष्ण। फिर मैंने 1 बार 2 बार 3 बार साबुन से हाथ धोला, फिर भी अगर वो स्मेल बची रहे तो बन गया। अगर इसमें हाथ डाला, पानी से ही हाथ धोया, स्मेल गई तो अभी नहीं बना। अगर हाथ डाला, साबुन से हाथ धुला, स्मेल पूरी चली गई, एकदम से नहीं आ रही 1 बार साबुन से, तो भी नहीं बना। समझ लीजिए 2 या 3 बार साबुन से हाथ धुलिए फिर भी स्मेल बनी रहे तो ये बन गया। डालना कैसे? ओनली 20 लीटर 1 एकड़ में पानी भरा है तो भरे हुए पानी में 1 एकड़ में 40 जगह आधा लीटर फेंकाओ, बैक्टीरिया माइक्रोब्स अपना पानी के साथ हिल डुल करके जमीन में चले जाएंगे, जहां जाना होगा चले जाएंगे। अपना कहाँ जाएंगे? अच्छा बताओ, ये जमीन में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? क्यों कहाँ जाएंगे? जमीन में कहाँ जाएंगे ना? जमीन में ये सर्च करेंगे कार्बन कहाँ है, कार्बन कहाँ है, कार्बन कहाँ है, कार्बन। जहां कार्बन मिलेगा वहीं एक्युमुलेट हो जाएंगे, क्योंकि इनका भोजन क्या? कार्बन। ये कार्बन को सर्च करके वहीं चिपक जाएंगे और अपना फंक्शन। कई किसान कहते हैं कि साहब हम थोड़ा लेट बना पाए, अब फसल की बुआई का 1.5 महीना बीत चुका है, अब डाल सकते हैं क्या? तो हमने कहा भाई आप लेट जुड़े, लेट जागे, कोई बात नहीं, डाल सकते हो, लेकिन इस फसल में आप चूंकि फर्टिलाइजर पूरा डाल चुके ना, इस फसल में रिस्पॉन्स क्लियर कट नहीं दिखेगा, लेकिन हां जमीन को तो अच्छा बनाने का काम ये शुरू कर ही चुके। सॉइल में इनॉकुलेट हो गया, सॉइल तो रिच होने लगी, लेकिन रिस्पॉन्स जो क्रॉप में आपको दिखना चाहिए वो नहीं दिखेगा। तो क्या करना है? जब हम पहले डालते हैं तो कितने रिस्पॉन्स हैं? जब मैंने फसल की बुआई के 4 दिन 8 दिन पहले डाला तो रिस्पॉन्स, पहला रिस्पॉन्स कि मैंने डीएपी पोटाश जिंक नहीं डाला, केवल यूरिया की टॉप ड्रेसिंग की, लेकिन पड़ोसी का खेत और मेरा खेत एक जैसा है, मतलब कोई डिफरेंस ये नहीं दिख रहा कि साहब हमने डीएपी नहीं डाली तो मेरा कमजोर हो, बल्कि उससे हो सकता है 21 हो। उसने 15 कुंटल गेहूं काटा, मैंने भी 15 कुंटल गेहूं काटा, या मेरा हो सकता है 16 हो, तो रिस्पॉन्स दिखा। उसके खेत में बीमारियां आ रही हैं, मेरे खेत में बीमारियां नहीं आ रही, रिस्पॉन्स दिखा। जैसे मैंने बीमारी के, अब टमाटर बो दिया, उसने टमाटर लगाने के 30 दिन बाद जीवामृत डाला, तो कोई किसान ये ना सोचे कि सचान साहब ने कहा था साहब बीमारी नहीं लगेगी, लगेगी लगेगी, 100% लगेगी। क्यों? बीमारी का पैथोजन तो टमाटर के लगने के बाद या टमाटर के जमने के बाद उसके अंदर इंटर मार करके वो क्रॉप में सिस्टम में चला जा चुका है। अब ये माइक्रोब्स जाकर के उसको क्या करेंगे? उसको प्लांट से को थोड़ी खींच के ले आएंगे, लेकिन हाँ अगर पहले से थे तो ये उसको वहीं पर किल कर दिए, रोक दिए। ठीक है ना? हम चाहते हैं, जैसे आपको पता है कि मेरे कितने दुश्मन हैं, ये बकवास जो मैं करता हूं ना, अनेक दुश्मन मैंने पैदा कर लिए, क्योंकि अब मेरी बात से क्या लगता है, फर्टिलाइजर वाले भी सोच रहे कहाँ से साला पैदा हो गया चूतिया, पेस्टिसाइड वाले भी सोच रहे हैं, और इस धंधे में जितने भी लोग लिप्त हैं वो सब सोच रहे हैं, लेकिन मेरा इरादा केवल एक है, क्या? कि मरना तो सबको है। अगर मैं कुछ ऐसी बात कह के मरा कि देश के किसानों का भला हुआ, उद्धार हुआ, चूंकि ये बातें तो अमिट हैं, अब मरेंगी तो है नहीं, मैं तो मरूंगा, ये विषय को थोड़ी मर जाएगा। तो इससे लोगों का भला होगा। ठीक है ना? इसी उद्देश्य के साथ आपको यहाँ लाया था। अब किसी को कोई डाउट हो तो जरा पूछो, पूछो। जीवामृत में ह्यूमस डालते हैं और गोबर गुड़ जीवामृत में बेटा जीवामृत बनाने में मुझे माइक्रोब्स चाहिए,
माइक्रोब्स मिलेंगे जंगल की मिट्टी में, जिसको मैंने कहा ह्यूमस में मिलेंगे माइक्रोब। तो जीवामृत बनाएंगे तो ह्यूमस से बनाएंगे या इस कल्चर से बनाएंगे? बात समझ गए ना? जीवामृत बनाने के लिए हमको माइक्रोब्स चाहिए। तो माइक्रोब्स या तो कोई चिरगांव या झांसी आकर के ले जाएगा, वो कल्चर ये बोतल डालेगा। अब यहाँ उसको ह्यूमस फ्यूमस की नहीं फंसना, बस कल्चर ले गया, बना लिया। जो दूर है किसान, जो झांसी नहीं आ सकता, वो जंगल जाएगा और वहां से ये ह्यूमस युक्त मिट्टी लाएगा, वो डालेगा। यानी कि इसमें भी माइक्रोब्स है, इसमें भी माइक्रोब्स हैं। यहाँ लिक्विड में माइक्रोब्स है, यहाँ सॉलिड में माइक्रोब्स है। ठीक है, ये डालेगा, पानी भरेगा, और जितना पानी है 200 लीटर पर 28 किलो चीनी, 100 लीटर पर 14 किलो चीनी, 50 लीटर पर 7 किलो चीनी। दो में कोई एक चीज। और कोई प्रश्न? कोई प्रश्न? सर जैसे हम लोग 1 एकड़ में ये डाल रहे हैं सर, तो उस खेत में जैसे खरपतवार भी हो जाते हैं, तो उसके लिए दवाई डालेंगे तो उनका असर पड़ेगा? देखो सुनो, मैंने अभी एक चीज बताई कि जो खरपतवार है ना, आप इधर आओ, सब लोग इधर आओ, इधर को घुमा दे। ये जो घास है, दूर फैलो जरा, दूर फैलो। ये जो घास है, इसमें दूब घास सबसे ज्यादा है, फिर इक्का दुक्का कुछ और घास है। इनको आदमी ने बोया है? आदमी ने बोया है? किसने बोया है? नेचर ने बोया है। ठीक है, नेचर ने क्यों बोया है? मैंने बोला कि मित्र, चलेंगे ऐ जगत जननी तुम्हारे ही इशारों पर, न है चिंता कि डूबेंगे या पहुंचेंगे किनारों पर। हे जगत जननी, जो मैंने प्रकृति की बात बताई, हे जगत जननी, आपके इशारों पर ही चलेंगे। तो उस इशारों पर चलने के, उसके इशारे तो हमें समझने पड़ेंगे। अब जैसे यहां मैंने गेहूं नहीं बोया, ये घास जमी है। घास क्यों जमाई उसने? देखिए आप, ये घास जमाने के पीछे का लॉजिक आप समझोगे तो बहुत विहंगम लॉजिक है। मतलब आप 2 दिन तक इसको समझते रहोगे। घास के जमने का मतलब है सॉइल का निर्माण, सॉइल का प्रोटेक्शन, जीव जगत की माया का पालन। अगर हम मान लो यहां से, हमारे देश में 140 करोड़ की जनसंख्या है, एकदम से मर जाए, 140 करोड़ लोग मर जाएं, या धरती के 8 अरब लोग मर जाएं, तो केचुआ है, दीमक है, तितली है, मधुमक्खी है, चिड़िया है, गिलहरी है, नेवला है, खरगोश है, हिरन है, ये क्या करेंगे? कहे तुम तो मर गए, तुम तो अपना बीज लेके भी भग गए। तो आदमी ही मरा है ना अभी, और 84 लाख योनियों के लोग तो जिंदा हैं। उनके लिए धरती माता खेती करती है। हम तो अपने लिए चना मटर गेहूं बोएंगे, उखाड़ लाएंगे, खा लेंगे, आग लगा देंगे, बेच देंगे। लेकिन 84 लाख योनियों में जो और जो जीव हैं, नाना प्रकार के जलचर, थलचर, नभचर, उनका कौन माई बाप है? मां माई बाप है। इसलिए मां का एक बहुत सोफिस्टिकेटेड प्लान है कि उसने वचन दिया है कि मैं किसी को भूखों नहीं मरने दूंगी। दूसरा, उसका खुद का भी, अगर वो घास ना जमाए, घास ना हो, जैसे जंगल में, अभी हिमाचल से एक सज्जन कह रहे साहब हमारे यहाँ सेव का बागान था, वो ऐसा हो गया, वैसा हो गया, बढ़ ही नहीं रहा। हमने कहा इरोजन हुआ ना, बहुत बारिश हुई। बोले हाँ इरोजन हुआ साहब। वो इरोजन तो साहब मेरे यहाँ स्टेप स्टेप में होते हैं, इरोजन तो होता ही। हमने कहा नहीं होता, बिल्कुल बकवास। हमने कहा तुम्हारे खेत के ऊपर जंगल में आए मैं चलूं, वहां एक भी मिट्टी का लाश नहीं हुआ। क्यों? उस सॉइल को ग्रासेस ने, वनस्पतियों ने कवर करके रखा है। और तुम रोज पहुंच जाते हो खुरपी लेके, रोटावेटर लेके, सॉइल को डिस्टर्ब बहुत करते हो। तुमने डिस्टर्ब किया, अचानक पानी बरसा,
तो तुम्हारी पूरी की पूरी रिच सॉइल ऑल ऑफ सडन बह गई। अब कर लो क्या करोगे। इसलिए इस सिस्टम को, धरती माँ के सिस्टम को हमें समझने की जरूरत है मित्र। मेरा कोई दुश्मन नहीं। तो ग्रास इसलिए जमी है कि इससे जमीन को ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा। नेचुरली यहाँ आपने पेस्टिसाइड नहीं डाले तो यहाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका भोजन बनेगा। ये घास किसी और भी जीव को काम आएगी। ठीक है ना। तो अभी किसका प्रश्न था कि खरपतवार का क्या होगा। खरपतवार भी एक फसल है। आप मैनेजमेंट करो ना। और सुन लेना, आपको और एक चीज बता दूं मित्र, किसान को डराया, कुछ फसल बोया उसको डराया हम लोगों ने। चाचा ध्यान रखना, खरपतवार दुश्मन है। बोले कैसे बाबूजी। देखो खरपतवार सॉइल से पोषण लेते हैं, जो आप फसलों को पानी लगाओगे वो भी खरपतवार लेते हैं। खरपतवार सूरज की रोशनी भी लेते हैं। जो अधिकार आपकी फसल को था ना, वो खरपतवार खा जाते हैं। खा के कहाँ ले जाते हैं। पाकिस्तान में हैं, पगला गए हैं। कहाँ ले गया वो, वहीं गिरा। दूसरा, वो दो पौधों के बीच में खाली लैंड थी, तो सूरज की रोशनी से फोटोसिंथेसिस तो उस खरपतवार ने भी किया। कार्बन किसको दिया उसने, सॉइल को। दूसरा, हाँ मैं बताना ये चाह रहा था कि जो खरपतवार आपकी क्रॉप के ऊपर आ रहा है, खरपतवार दो प्रकार के। मैंने टमाटर बोया, कुछ खरपतवार सॉइल की सरफेस पर 1 इंच 2 इंच 3 इंच की लेयर पर बढ़ रहे हैं, उनकी हाइट जाती ही नहीं है। वो आपके मित्र हैं, वो धरती के मित्र, आपके मित्र, फसल के मित्र। जो खरपतवार टमाटर के पौधे के ऊपर आ रहा है, शत्रु तो हालांकि वो भी नहीं है, लेकिन चलो मान लेते हैं, तो उसको आप पिक कर लो, वहीं डाल दो। तो खेत में अगर 10 लाख खरपतवार है तो एग्जैक्टली उसमें 1 लाख खरपतवार आपकी फसल को डिस्टर्ब कर रहे हैं, 9 लाख डिस्टर्ब नहीं कर रहे बल्कि प्रोटेक्शन दे रहे हैं। लेकिन अज्ञानता में वो ले आओ बीडी साइड, क्योंकि उनको बीडी साइड बेचना है ना। बात समझ रहे ना। अब किसी का कोई प्रश्न है।